नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। और देखिए, जो भी एग्जाम आपका आने वाला होगा जिसमें हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, बोलते हैं विच कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश इज नॉन फॉर नरेटिंग द हिस्ट्रीज ऑफ हीरोइक डीड्स ऑफ द रूलर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा समुदाय राजाओं के इतिहास तथा वीर गाथा का बखान करता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग कम्युनिटीज़ हुई। अब इनमें से बोलते हैं कि ऐसी कौन सा कम्युनिटी थी, कौन सा समुदाय था जो राजाओं की जो वीर गाथा होती थी उसका जो था वो बखान करते थे। तो ये कहते थे भाट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। भाट जो है ये कम्युनिटी सही आंसर होगा। अब देखो, भाट कम्युनिटी के बारे में हम और भी जानेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। अब भाट कम्युनिटी जो है ये पाई कौन से रीजन में जाती है मुख्य रूप से। देखिए, ये जो भाट कम्युनिटी है ना, ये जो कम्युनिटी है ये ट्रांस और सिस रीजन जो है ना, ट्रांसगिरी और सिस रीजन, सिसगिरी सिरमौर का, वहाँ पर जो है वो पाई जाती है। ये आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये पाई जाती है। अब यहाँ से आपने ट्रांस और सिस रीजन जो था ये पढ़ा, ट्रांसगिरी और सिस रीजन। आपको पता होना चाहिए यहाँ से एक और क्वेश्चन। वो क्या क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो ट्रांसगिरी रीजन है ना, इसमें चूड़धार का जो एरिया है, चूड़धार जिसको चूड़ चांदनी भी कहते हैं, वो आ जाता है। इसमें हरिपुर धार हो गया, और भी जो इम्पोर्टेंट धारें हैं सिरमौर की कुछ एक, वो यहाँ पर आ जाती हैं। और सिस रीजन जो है ना, सिस रीजन ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गिरी नदी सिरमौर को सिस और ट्रांस रीजन में डिवाइड करती है। और ये जो सिस रीजन है ना, सिस गिरी रीजन है, इसके वेस्टर्न पार्ट में मारकंडा नदी बहती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मारकंडा नदी कहाँ पर बहती है, सिरमौर में बहती है। अगर नया क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस गिरी रीजन जो है सिरमौर का, इसके वेस्टर्न पार्ट में कौन सी नदी बहती है, तो मारकंडा नदी वो बहती है। ये आप ध्यान रखें। तो ये बेसिक सा हमने यहाँ से जाना, परंतु जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ओपन एट हिक्किम इन लाहौल स्पीति इन विच ईयर। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वो लाहौल स्पीति के हिक्किम में स्थित है। आज पूछते हैं कि हिक्किम में तो स्थित है, परंतु इसको ओपन कब किया गया था, कौन से ईयर में इसको ओपन किया गया था। तो एग्जैक्टली आपको डेट ध्यान होनी चाहिए, 1983। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1983 में जो था ये पोस्ट ऑफिस हिक्किम में जो था वो खोला गया था। अगर हम लाहौल स्पीति रीजन की बात करते हैं तो देखो, लाहौल स्पीति रीजन जो है ये इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो आलू की खेती थी वो कब स्टार्ट हुई, तो 1857 में यहाँ पर आलू की खेती जो था वो स्टार्ट करवाई गई थी। A.W. हाइड के द्वारा जो था वो यहाँ पर आलू की खेती जो था वो स्टार्ट करवाई गई। A.W. हाइड का नाम भी आपने ध्यान रखना है, ये जर्मन पादरी थे जिनके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट कराई गई थी। कुठ की खेती भी जो था वो सिरमौर में होती थी। 1925 में जो था वो कुठ की खेती की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। 1925 जो है वो ध्यान रखें। अब आप यहाँ से ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो खोला गया वो लाहौल स्पीति के केलोंग में सबसे पहले खोला गया। 1869 में जो था वो लाहौल का जो हेडक्वार्टर है केलोंग, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो है वो खोला जाता है। जो काजा साइड है, काजा वैली में जो है पोस्ट ऑफिस खोला जाता है। तो 1939 में जो है वो काजा में पोस्ट ऑफिस खोला जाता है। तो ये तो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। ये क्वेश्चन तो आपको नहीं भूले होंगे अभी तक। अगर भूल भी गए होंगे तो चलो अभी हमने रिवाइज कर लिए। एक तो हमने आलू की खेती के बारे में जाना, हमने जाना यहाँ पर कि कुठ की खेती जो था वो यहाँ पर कब स्टार्ट की गई थी। तीसरा हमने यहाँ पर जाना केलोंग में जो पोस्ट ऑफिस खोला गया था वो कब खोला गया था। काजा का पोस्ट ऑफिस कब खोला गया था। हिक्किम का जो पोस्ट ऑफिस है, जो सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, वो कब खोला गया था। और यहाँ पर आपको यहाँ पर हाईएस्ट जो पुलिंग बूथ है तशीगंग, वो भी जो है वो सिरमौर में स्थित है। तो तशीगंग भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्थित है। तशीगंग जो कि हाईएस्ट पुलिंग बूथ है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। और अभी लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तो 100% वोटिंग जो था वो यहाँ पर करवाई गई थी, ये इंश्योर किया गया था। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, बोलते हैं हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939 व्हेन दी पुलिस फायर्ड ऑन अ मॉब इन धामी। देखो, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। अब बोलते हैं कि इसके प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे जब धामी गोलीकांड एक तरह से हुआ था। तो देखो, धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में।
1939 में जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और ये 1946 तक जो था वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट रहे थे। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से हम क्या जानेंगे, और यहाँ से हम ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस था, इसका फर्स्ट सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था? इसका फर्स्ट सेशन जो था वो मुंबई में जो था वो हुआ था। और कौन से ईयर में हुआ था? तो 1927 में जो था वो इसका फर्स्ट सेशन जो था वो मुंबई में हुआ था। ये आप ध्यान रखें। और साथ में ही आप ये भी ध्यान रखें कि इसको लास्ट में चलकर जो था डिसॉल्व भी कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। तो 25 अप्रैल 1948 को 1948 में जो था ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो था वो फिर डिसॉल्व भी जो था वो हो गई थी। ये हो गया ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब हम हिमाचल साइड से कुछ जानते हैं। और देखो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि धामी प्रेम प्रचारिणी सभा सबसे पहले बनी। तो 1937 में जो था ये प्रेम प्रचारिणी सभा धामी जो था वो बनाई गई थी। और उसके बाद प्रेम प्रचारिणी सभा धामी जो था वो इसको जो था 1939 में जो था वो धामी प्रजामंडल में जो था वो बदल दिया गया था। और धामी के पंडित सीताराम को जो था वो इस संगठन का प्रधान जो था वो नियुक्त किया गया था। ये ध्यान रखें। और उसके बाद भागमल सोहटा की अध्यक्षता में 16 जुलाई को जो था वो शिमला में जो है धामी रियासत जो आती है, यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है वो जाते हैं। जब राणा के विरुद्ध ये नारे लगाते हैं तो वहाँ पर फायरिंग हो जाती है। फायरिंग उनके द्वारा कर दी जाती है बिना किसी वार्निंग के। और यहाँ पर दो लोगों की जो है वो मृत्यु हो जाती है और धामी गोलीकांड का नाम इसको दिया गया। और शिमला में जो है वो 1939 को फिर एक सभा भी होती है जिसे शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल या हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो है वो कहा जाता है। ये आप यहाँ से सारा का सारा नोट कर लें। ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे यहाँ से जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पिस्सू माउंटेन पीक। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है ये पिस्सू माउंटेन पीक जो है वो पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की माउंटेन्स पीक जितनी बार आप पढ़ेंगे ना, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो पिस्सू माउंटेन पीक है ये कहाँ पर पड़ती है? अब देखो पिस्सू माउंटेन पीक का आपने ध्यान रखना है कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलो ठीक है, पिस्सू माउंटेन पीक जो है वो किन्नौर में पड़ती है। ऐसी कौन कौन सी माउंटेन पीक हैं जो आपको ध्यान रखनी है? अब देखो माउंटेन पीक्स में जो है पहले पिस्सू से स्टार्ट करते हैं। इसका एल्टीट्यूड कितना है? इसका एल्टीट्यूड जो है, जो एक ऑफिशियल डाटा मेरे पास पड़ा है उसके अकॉर्डिंग 5672 मीटर जो है 5672 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। किन्नौर में कौन कौन सी माउंटेन पीक हैं? हाईएस्ट पीक जो शिल्ला पीक है वो किन्नौर में आती है। 7025 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। 7025 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। लियो पारगिल यहाँ पर आती है। 6791 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। ये आपने ध्यान रखना है। शिपकी पीक आती है, ये भी किन्नौर में है और 6068 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। और ये तीन हो गई किन्नौर की, चौथी पिस्सू हो गई। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है किन्नौर की? वो है किन्नर कैलाश। अभी चर्चा में भी है किन्नर कैलाश यात्रा। तो 6500 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। 6500 मीटर इसका एल्टीट्यूड है किन्नर कैलाश का। और जोरखाडेन भी एक है। जोरखाडेन का एल्टीट्यूड पूछ लिया जा सकता है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये है कहाँ पर, तो ये किन्नौर में है। इसका एल्टीट्यूड है 6473 मीटर। 6473 मीटर जो है वो जोरखाडेन का एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड हमने जान लिया इन सभी का। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। शिल्ला पीक का जाना, उसके बाद हमने शिल्ला पीक के बाद शिल्ला पीक का जाना, लियो पारगिल का जाना हमने, लियो पारगिल के बाद जो था हमने शिपकी पीक का जाना और पिस्सू पीक का हमने जाना जो किन्नौर में स्थित है। किन्नर कैलाश का एल्टीट्यूड हमने जाना, जोरखाडेन का एल्टीट्यूड हमने जाना। तो ये एल्टीट्यूड आप मुख्य रूप से अब ध्यान रखें, ये नहीं भूलने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज इन प्राइवेट सेक्टर। इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब हमने एक पेपर डिस्कस किया था तो उसमें भी जो था वो पूछा गया था। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के कि एग्जाम में पूछ लिए जाए। अब हम बात करते हैं हर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सिशु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है। ये लाहौल स्पीति में स्थित है और 0.10 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है।
और उसके बाद आता है छावा परियोजना। छावा परियोजना जो है वो सतलुज रिवर बेसिन पर बनी हुई है, 1.7 मेगावाट की है, और इसको भी जो है वो एज सच हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। और उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन देखें, रुकती परियोजना जो है ये भी इम्पोर्टेंट परियोजना है। ये कहाँ पर स्थित है? रुकती परियोजना जो है ये सतलुज रिवर बेसिन पर बनी हुई है, किन्नौर में स्थित है, 1.50 मेगावाट की ये परियोजना है। इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? तो इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो लिमिटेड करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब बच गई हमारे पास एक बुधिल परियोजना। तो ये परियोजना जो है ये प्राइवेट सेक्टर में जो है वो स्थित है। बुधिल परियोजना, बुधिल का आपको पता होना चाहिए कि बुधिल जो है वो किसकी सहायक नदी है? बुधिल जो है वो चंबा में बहती है, चंबा में जो है रिवर बहती है, और ये रावी की जो है वो सहायक नदी है। परंतु कितने मेगावाट की है ये बुधिल परियोजना? तो बुधिल परियोजना जो है ये परियोजना 70 मेगावाट की जो है वो परियोजना है, और ये प्राइवेट सेक्टर में है। तो कौन इसको एग्जीक्यूट करता है? तो इसको ग्रीको बुधिल हाइड्रो पावर लिमिटेड है एक जो इसको एग्जीक्यूट जो है वो करता है। तो ये ध्यान रखें, किसकी सहायक नदी है? रावी की सहायक नदी है। कहाँ पर स्थित है? चंबा में जो है वो स्थित है। कितने मेगावाट की है? 70 मेगावाट की परियोजना है। कौन एग्जीक्यूट करता है इसको? जो है वो ग्रीको बुधिल हाइड्रो पावर लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ये आपने यहाँ पर सारा बुधिल परियोजना के बारे में ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। बाकी रुकती परियोजना के बारे में जान लिया, छाबा परियोजना के बारे में जान लिया, शिशु परियोजना के बारे में आपने जान लिया। एक परियोजना मैं आपसे पूछ लेता हूँ जिसका आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। कमेंट करके जो परियोजना आपको बतानी है उसकी आपको कैपेसिटी जो है वो कमेंट करके बतानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट परियोजना है ये है रोंगटोंग परियोजना। कौन सी परियोजना? रोंगटोंग परियोजना कहाँ पर स्थित है और कितने मेगावाट की ये परियोजना है? रोंगटोंग परियोजना आप कमेंट करके जो है बताएंगे। यहाँ से आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और कैपेसिटी जब आप इसकी देखेंगे ना तो वो कैपेसिटी फिर आपको एग्जाम में नहीं भूलने वाली है कि कितने मेगावाट की ये है। ये अगला क्वेश्चन अब हमारे पास देखते हैं क्या है। बोलते हैं विच पास ज्वाइंस चंबा एंड भटियात। तो बोलते हैं कि कौन सा दर्रा जो है वो चंबा और भटियात को जो है वो इनमें से ज्वाइन करता है। देखो हम दर्रों की अगर हम बात करें तो इनमें से जो है वो कौन सा दर्रा है? बसोदन दर्रा है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बसोदन दर्रा जो है वो चंबा और भटियात को जो है वो आपस में जोड़ता है। हमारे पास अलग अलग दर्रे जो हैं वो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे कि बसोदन दर्रा दिया गया है हमारे पास, ये तो चंबा भटियात को जोड़ता है। दुलची दर्रा हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। दुलची दर्रा जो है ये किसको किसके साथ जोड़ता है? ये मंडी को जो है वो कुल्लू के साथ जो है वो जोड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। कितना एल्टीट्यूड है इस दर्रे का? दुलची दर्रे का 2788 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। ये ध्यान रखना है आपने इसका एल्टीट्यूड। और बसोदन दर्रे का कितना है? तो इसका 2400 है। 2400 जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। 2400 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। हमारे पास भूभू दर्रा जो है वो दिया हुआ है। ये जोगिंदर नगर को जो है वो कुल्लू से जो है वो ज्वाइन करता है। जोगिंदर नगर को कुल्लू से ज्वाइन करता है। इसका एल्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो एल्टीट्यूड है ना हमारे पास जो भूभू दर्रा है, भूभू दर्रे का एल्टीट्यूड है 2895 मीटर। कितना? 2895 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। अब एक दर्रा हमारे पास बच गया टेम्पोला दर्रा। ये दर्रा भी इम्पोर्टेंट है। टेम्पोला नाम तो याद रह जाएगा, कहाँ पर स्थित है और इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड तो देखो फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, परंतु फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तब क्या कर सकते हैं। परंतु आप ध्यान रखें कि टेम्पोला दर्रा जो है ये दर्रा जो है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है, और ये दर्रा जो है 4930 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। कितना? 4930 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला तो इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पर बना देगा कि इनमें से जो है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर कौन सा दर्रा जो है वो स्थित है। टेम्पोला दर्रा हो गया, ये 4930 मीटर पर स्थित है। लाहौल स्पीति रीजन को जो है वो आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब एक दर्रा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मकोरी दर्रा है एक। मकोरी दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है? ये कहाँ पर ये स्थित है? किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है? मकोरी दर्रा। आसान है वैसे तो, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, परंतु इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं व्हाट इज़ टोटल मोटरेबल रोड्स इंक्लूसिव ऑफ जीपेबल एंड ट्रैक टिल दिसंबर 2022 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो दिसंबर 2022 तक जो है वो कुल कितने जो मोटर योग्य वाहन हैं, जीप योग्य या ट्रैक सहित, वो कितनी सड़कें जो हैं वो यहाँ पर आती हैं हिमाचल प्रदेश में। देखो हिमाचल प्रदेश में 41,048 41,048 किलोमीटर जो है ये रोड ऐसे हैं
जो कि मोटरेबल रोड है। मोटरेबल रोड यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2022 तक ये डाटा है, ये जो आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो मोटरेबल रोड तो हिमाचल प्रदेश में हो गए, परंतु हिमाचल प्रदेश कुछ टारगेट भी जो है वो लेकर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश जो है वो रोड्स और ब्रिजेस को लेकर टारगेट मानकर चला है कि मोटरेबल रोड जो है हमारे पास 2022-23 में टारगेट रखा है 1060 किलोमीटर का टारगेट, इतना रोड हम बनाएंगे। और जब हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का गठन होता है ना, जब 1948 में, तब आपको पता है रोडों की स्थिति कुछ खास नहीं थी, परंतु उसके बाद ये दर्शाया जाता है कि हिमाचल ने धीरे धीरे तरक्की की और इस तरह से जो है वो रोड्स की, जो हमारे पास रोड्स हैं हमारे पास, वो इतने किलोमीटर जो है वो हो गई। देखो इसमें अचीवमेंट है भी, परंतु ये देखो अब इसका जो नुकसान है ना, हमें तो अभी देखने को ये मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तो हिमाचल के 4 लेन के पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए भी नहीं हैं पूर्णतः रूप से, परंतु फिर भी कॉन्सिक्वेंसेस देखिए आप, ये जो 4 लेन के रोड हैं सबसे ज़्यादा ये बंद हुए, और उसके बाद प्रकृति को कितना नुकसान हुआ यहाँ से। अब जब रोड्स की कैपेसिटी अच्छी होगी, मान लीजिए रोड्स अच्छे हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, लोग पहाड़ों की ओर ज़्यादा आएंगे, वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, ज़मीन भी वहाँ पर खरीद लेंगे अगर अप्रोचेबल रही, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से जो नेचर है ना उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। और जब नेचर का एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, तो कॉन्सिक्वेंसेज अब आप देख रहे हैं कि पहले तो कुल्लू मनाली में कितनी तबाही हुई, कुल्लू मनाली के बाद हमें तबाही देखने को मिलती है शिमला में, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को इस बार हुआ है यहाँ से। ये यही कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रोडों पे रोड बनाए जा रहे हैं, इस तरह की कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं। ये स्लो टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कि धीरे धीरे रोड बन रहे हैं, परंतु इसका जो रिटर्न अब मिल रहा है ना, वो एकदम से मिल रहा है। अभी तो बारिश, हल्की सी बारिश हो रही है, अब लोग डर रहे हैं उस बारिश से भी, चाहे थोड़ी सी बूंदें क्यों ना गिर जाएँ, परंतु लोगों को डर लग रहा है कि ना जाने कितने लोगों के घर चले गए। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रोड्स जो इतने हैं हिमाचल प्रदेश में, उसको आप हिमाचल की अचीवमेंट मानेंगे या फिर कुछ और कहेंगे। क्या हिमाचल में 4 लेन्स होने चाहिए थे, या फिर जो हमारा पहले का 2 लेन्स था उन्हीं को मेंटेन किया जाना चाहिए था अच्छे से? आपका क्या राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं। देखो जब इस तरह के टॉपिक्स पर आप जो है वो डिस्कशन करेंगे ना, अपने विचार रखेंगे, तो सोचने की जो क्षमता है ना आपकी, वो डेवलप होगी। आपको पता चलेगा कि अगर आपसे एग्ज़ाम में आंसर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आंसर आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे। तो यहीं से जो है ये कैपेसिटी आप में डेवलप होगी। चलिए जी, ये हमने जान लिया जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे पास था 2022 तक का डाटा। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरह से है, नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो नेशनल राष्ट्रीय जैविक लेबोरेटरी है ये कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है ये स्थित है पालमपुर में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पालमपुर में ये नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थित है। पालमपुर में और क्या स्थित है, पालमपुर में जो है वो CSIR, ये आपने सुना है ना CSIR, ये क्या है, ये भी तो पालमपुर में स्थित है। CSIR हुआ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी तो पालमपुर में ही स्थित है। पालमपुर में जो है वो कृषि विश्वविद्यालय भी जो है वो स्थित है, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम है पूर्णतः रूप से। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये आप कमेंट करके बताएंगे, CSIR की स्थापना। चलो यहाँ से इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं इन विच ईयर सिख अटैक्ड बिलासपुर प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि सिखों के द्वारा बिलासपुर प्रिंसली स्टेट पर, बिलासपुर जो रियासत है ना उसके ऊपर कब आक्रमण किया गया था। सिखों के ऊपर जो था वो 1656 में आक्रमण किया गया था बिलासपुर रियासत के ऊपर। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब ठीक है, सिखों ने जो था वो 1656 में अटैक किया था, परंतु इस दौरान बिलासपुर के राजा कौन थे, बिलासपुर के शासक कौन थे। तो 1656 के दौरान जो था वो बिलासपुर रियासत जो था वो इसके जो राजा हुआ करते थे वो राजा दीपचंद जो था वो हुआ करते थे। राजा दीपचंद कौन है, राजा दीपचंद जो है इनके द्वारा ही जो था वो क्या किया गया था, बिलासपुर जो शहर है प्रेजेंट टाइम में उसकी स्थापना जो था वो की गई थी। राजा दीपचंद ने जो था वो बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था, पहले बिलासपुर की राजधानी जो था वो सुनहानी में हुआ करती थी। 1654 में इन्होंने सुनहानी से कैपिटल जो था वो शिफ्ट की, और बिलासपुर जिसको ब्यासपुर भी कहा जाता था वहाँ पर जो था वो इन्होंने अपनी राजधानी जो था वो बना दी। और फिर बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 में इनके द्वारा जो था वो की गई। ये आपने ध्यान रखना है। और दीपचंद जो था ये काफ़ी फेमस थे। कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा ने जो था वो
जब ये नदौन कांगड़ा यात्रा पर गए थे तो वापसी आते समय नदौन में जो था वो एक जगह रुके थे खाना खाने के लिए, तो खाने में विष मिलाकर जो था वो इनको मरवा दिया था, ये जो है वो कहा जाता है। तो ये इनके बारे में ध्यान रखिए। सिख अटैक इनके कार्यकाल के दौरान हुआ, वो भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद तो एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि बिलासपुर के कौन से राजा जो था वो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। तो राजा भीमचंद उस टाइम हुआ करते थे जब गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बिलासपुर या फिर कहलूर आप कह लीजिए, जो प्राचीन नाम है बिलासपुर का, उसकी यात्रा की गई थी। कौन से ईयर में गुरु जी ने जो था वो यात्रा की थी? तो 1682 में जो था वो गुरु जी ने जो था वो यहाँ की यात्रा की थी। 1682 में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो था वो यहाँ की यात्रा की थी। बिलासपुर के अंतिम शासक कौन हुए? राजा आनंद चंद जो था वो बिलासपुर के अंतिम शासक जो था वो हुए। और जब राजा आनंद चंद यहाँ के शासक होते थे तो इन्होंने जो था वो मना कर दिया था कि ये 1948 में हिमाचल प्रदेश में जो है वो नहीं मिलेंगे, और 1948 में जो था वो ग श्रेणी का राज्य जो था वो बिलासपुर बना था। उसके बाद जब सर्वाइवल कठिन हो गया थोड़ा सा, तो 1 जुलाई 1954 को जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो हिमाचल प्रदेश में जो था वो बिलासपुर का विलय हो गया था, और ये 5वें नंबर का जिला जो था वो हिमाचल प्रदेश का बना था। ये सारी कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन क्वेश्चन है। बोलते हैं हाउ मैनी पंचायत आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायत है। अब देखो पंचायतों का डाटा तो ऐसा है ना कि ये आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, इसके लिए कोई बड़ा ट्रिक याद लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही कॉमन है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रेजेंट टाइम में कितनी पंचायतें हैं? 3615। ये टोटल नंबर ऑफ पंचायतें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है वो सही है। बहुत बार तो हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया भी है। ये क्वेश्चन जो है हमने कहाँ पर डिस्कस किया है इससे पहले? गिरिराज पत्रिका में जो है जब डाटा आता रहता है तो ये पंचायतों का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस होता रहता है। अब देखो 3615 यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो पंचायतें हैं। चलो सही बात है। और पंचायतों के अलावा जो है वो क्या डाटा है जो आपको याद रखना है? पंचायतों के अलावा जो है यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने पंचायत समितियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में 81 पंचायत समितियाँ जो हैं वो आती हैं। जिला परिषद कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? 12 जिला परिषद हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। पंचायतों को तो देखो काफ़ी पैसा आता है, तो अलग अलग टाइम पर जो भी पैसा होता है ना वो पंचायतों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर पंचायतें जो हैं वहाँ से कार्य करवाती हैं। तो पंचायत जो है होती है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो माना जाता है स्टेट का। डेवलपमेंट में जो है वो पंचायत का काफ़ी योगदान जो है वो रहता है। अगर हम पंचायतों से रिलेटेड कोई आर्टिकल डिस्कस करें तो आर्टिकल 243 जो है ये जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो पंचायतों से डील करता है। ये आपने ध्यान रखना है। और आप साथ में ध्यान रखें कि पंचायतों में जो वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलती है वो कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है? वो आर्टिकल 243 ही है, परंतु इसका पार्ट कौन सा है? इसका पार्ट है 243D। डी पार्ट जो है वो इसका आता है जो महिलाओं को जो है वो उसमें रिजर्वेशन की बात करता है। और कौन सा हमारे पास ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो पंचायतों की बात करती है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो पंचायतों की बात जो है वो करती है। ये अमेंडमेंट आपने ध्यान रखनी है। और कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो पार्ट नंबर 9 है जो इसकी बात करता है। ये आप ध्यान रखें सारा का सारा। अच्छा, आप मुझे एक बात कमेंट करके बताइए कि पंचायतें जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जो हैं वो आती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती हैं तो कौन सा आर्टिकल है जो पंचायतों के साथ जो है वो फिर डील करता है? आसान है, ये भी कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वेयर इज़ फेयर ऑफ स्टिक्स सेलिब्रेटेड। बोलते हैं छड़ियों का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? अब देखो फेयर ऑफ स्टिक्स जो है वो कहाँ पर होता है? छड़ियों का मेला जो इम्पोर्टेंट फेयर है एक, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि ये फेयर ऑफ स्टिक्स जो है वो कहाँ पर होता है। अब देखो ये हमने पिछले कल डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था, तो कमेंट करके अच्छे से बताना। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको क्विज़ मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन वो सारे मिलती रहती हैं टेलीग्राम पर, जिनसे आपके एग्ज़ाम में हेल्प होती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। टेलीग्राम चैनल भी आपको हमारा मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।